आगे बढ़े, हाँ या ना, आगे बढ़े प्रीति। ओके, सो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हमने बायोमोलिक्यूल्स में काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए? लिपिड्स पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिया है। ठीक है, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या टर्म का मीनिंग क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म के बाद हम बात करेंगे लिविंग स्टेट की, कि जो हमारा लिविंग बिंग हम बोलते रहते हैं, एग्जैक्टली वो लिविंग कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लास्टली बात करेंगे किसके? मेटाबोलाइट्स और मेटाबॉलिज्म दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ओके रजित, ब्रेक एंड इडियट्स करेक्ट, ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म का टाइप। उसके बाद लास्टली हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स कैसे होते हैं, उनका फीचर्स क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या फैक्टर्स से उनको अफेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर? तो आज किसके बारे में बात करेंगे हम? मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म हमारा होता क्या है? मेटाबॉलिज्म मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। सम टोटल ऑफ सारे बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ हमारा? जैसे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन के साथ साथ डाइजेशन, अगर हमने खाया होगा तो हमारा डाइजेशन भी होगा। जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू टेक अ कॉल। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, इट वाज क्वाइट अर्जेंट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे? बायोकेमिकल रिएक्शन की। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो गए? जैसे एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो जब हम इसको सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, सम टोटल मतलब मैंने क्या कर दिया, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही थी उसको सिर्फ एक नाम दे दिया, एक नाम दे दिया, सिंगल नाम। तो उस सिंगल नाम को क्या बोलती हूँ मैं? मेटाबॉलिज्म। मतलब सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन किस टाइप की? जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, तभी हमारी बॉडी कैसी करती है? फंक्शन कर पाती है। तो जब मैं बोलूं कि मेटाबॉलिज्म क्या होगा, तो हमारी बॉडी में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं उसका मैं सम करके एक वर्ड बोल रही हूँ, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे पास दो कैटेगरीज आती है। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप आते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ये दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन है जो क्या है, एक दूसरे से टोटली अपोजिट। तो एनाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्डिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्ड अप हो रहा है। और कैटाबॉलिज्म में उसमें क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ये बिल्डअप और ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? वॉल्स सबने देखी हुई है, वो किससे बनती है? वॉल्स दीप्ति, वॉल्स किससे बनी होती है? ब्रिक से बनी होती है, यस और नो? ब्रिक से, करेक्ट निकी, है ना? तो जब एक एक ब्रिक को लेके जोड़ देंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है? वॉल। ठीक है, तो उसी स्ट्रक्चर कैसे बना? एक हम चीजों को जोड़ने से एक प्रोडक्ट बना हमारे पास। तो उस टाइप का जो रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एनाबॉलिज्म। क्लियर? यस मेधा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एनर्जी एज वेल। अभी हम मीनिंग समझ रहे हैं, तो एनाबॉलिज्म का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा कि अमीनो एसिड्स ले लिए बहुत सारे। अब अमीनो एसिड्स को जोड़ने पे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? आप बताओ मुझे। एन बताओ, अमीनो एसिड्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? करेक्ट निक्की, प्रोटीन्स बनते हैं। तो देखो, अब हमने छोटे छोटे ब्रिक्स मतलब छोटे छोटे अमीनो एसिड्स को ले दिया, एक वॉल बना रही है। वॉल क्या हो गई? प्रोटीन। ठीक है, तो वही हमारा रिएक्शन क्या हो गया हमारा? किस टाइप का? एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म की बात करूं तो
अब इसका अपोजिट कर दो कि जो हमारे पास प्रोटीन है या जो वॉल है उसको आप तोड़ दो, तो आपको ब्रिक्स मिल जाएंगे छोटे छोटे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, किस टाइप का रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म, क्योंकि वहां पे चीजें क्या हो रही, कट हो रही है, टूट रही है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए, यस और नो, क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो इस ये जो रिएक्शन होती है वो किस टाइप की होती है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और एक्सर्गोनिक रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, कि जो एनर्जी है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, रिलीज होती है। मतलब जब प्रोटीन को तोड़ती हूँ, प्रोटीन को तोड़ने से मेरे पास अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, तो अमीनो एसिड्स के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है हमारा, अमीनो एसिड्स के साथ साथ यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। अब एनाबॉलिज्म मैंने क्या बोला था, कैटा और एना एक दूसरे के टोटल अपोजिट है। टोटल अपोजिट है तो एनर्जी वाला भी एक पॉइंट अपोजिट होगा। और ये हमारी रिएक्शन किस टाइप की होती है, एंडरगोनिक रिएक्शन। एंडरगोनिक रिएक्शन का मतलब यहाँ पर हमको एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर होगी सिंथेसिस करने के लिए, चीजें बनाने के लिए, जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, समझ आ गया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ओके, अब ये जो रिएक्शंस हो रही है वो किसी न किसी पाथ को फॉलो करेगी, यस और नो। यहाँ पर पाथवे आएंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है, कि कोई स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, कोई घूम फिर के जा रहा है, तो ये क्या हुआ, एक पाथ हुआ। ठीक है, तो ये हमारी जो रिएक्शंस होती है, मैंने एक रिएक्शन बोल दिया कि वो सीधे बस अमीनो एसिड आया, जुड़ गया और क्या बन गया, हमारा बन गया प्रोटीन बन गया। अगर कोई स्ट्रेट है तो वो पाथवे हमारा कौन सा हो जाएगा, लीनियर पाथवे। ठीक है, ये कैसा हो गया, स्ट्रेट पाथवे। अब सेकंड की बात करूं, सर्कुलर। अब सब समझो कि हमारा पास प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या, एक लिंक ऑफ रिएक्शंस होती है, हाँ या ना, हाँ श्योर रजत, मैं भेज दूंगी। ओके, तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, मतलब लाइट एनर्जी आई, लीव्स के पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ने लाइट को क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया, आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया। आगे ट्रांसपोर्ट करके हमको फाइनली फोटोसिंथेसिस में क्या मिलता है, ग्लूकोज। फिर वो जो ग्लूकोज है वो पार्ट जो प्लांट की जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां जगह वो क्या हो जाएगा, फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ताकि प्लांट क्या कर पाए, फंक्शन कर पाए। तो ये काफी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स का पाथवे हो गया, मतलब कुछ चीजें बहुत घूम फिर के इधर आ रही है उधर जा रही है। तो इस टाइप का जो पाथवे होता है दैट इज व्हाट, सर्कुलर पाथवे। क्लियर गाइस, आया ना, क्लियर हुआ, हाँ या नहीं? ठीक है, अब ये जो एना और कैटा होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक कैसे होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ था तो मैंने क्या बोला था, वहां पे एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो क्या होती है हमेशा, मतलब कुछ चीजें बनती है, कुछ चीजें टूटती है फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन में। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, वहां पे दोनों चीजें होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो एना और कैटा होते हैं हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं किसी भी मेटाबॉलिक में। दे आर डू नॉट ऑकर इन व्हाट, आइसोलेशन। इज दिस क्लियर? ये आइसोलेशन में नहीं होते, मतलब मैं बोलूंगी हमारी बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे सपोज कोई मैंने रेस्पिरेशन को बोल दिया, इसमें सिर्फ एनाबॉलिक होते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसमें एना और कैटा दोनों होंगे। सो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट क्लियर हो गया है। ज्वाइन नहीं होती है ये, अभी तक मेरी सिस्टर को मैथ्स क्लास लेने पे पोस्ट ही नहीं है मेरा। आई बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। और आप तो पढ़ ही रहे हो, कहीं कुछ चीज उसे नहीं समझ में आ रही तो यू आर देयर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की बात करी तो ये क्या होते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। अब ये लिविंग बीइंग के अंदर हो रहे हैं तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, पाथवे। ओके निकी, रिपीट, इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, बायोकेमिकल रिएक्शन। पाथवे देखो हमारे पास दो टाइप के थे, एक लीनियर था और एक सर्कुलर था। मैं बोल दूं एक अमीनो एसिड आया और वो सीधे गया, जोड़ जोड़ के उसने बना लिया प्रोटीन, मतलब उसने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर लिया, तो एक लीनियर आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी आई, ट्रैप हुई, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ, तो काफी कॉम्प्लेक्स सा हो गया रोड, कि एक जगह मुझे जाना है तो मैं सीधे भी जा सकती हूँ और एक जगह मुझे जाना है काफी घूम घूम के जाना पड़ेगा। हाँ हाँ अमृता बताओ।
एनी कंफ्यूजन? तो जो फोटोसिंथेसिस वाला हो रहा था वो काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए वो पाथवे हो गया सर्कुलर, ठीक है। इज दिस क्लियर गाइस? यस और नो पाथवे वाला पार्ट? ओके सफिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे टाइप्स पे हमने पढ़े थे, कौन से, एक एनाबॉलिस और एक कैटाबॉलिस। यस रजीत, क्लियर है, ओके। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ ताकि आपको एना और क्या हो गया कैटा एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। तो देखो एना है, कैटा कट, ये सब याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? प्रेरणा, क्लास तो अटेंड करना है सबको, ठीक है। देखो एना एट कैटा कट, एना मीन्स ए से ए, सी से सी याद करना है, ठीक है। तो एनाबॉलिस में क्या कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, है ना निक्की मुस्कान, हम मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने ब्रिक्स को जोड़ा था, क्या बनाई थी, वॉल बनाई थी। और कैटाबॉलिस में क्या करा, मैंने उस वॉल को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या हो गया वहां पे, वो क्या हो गया, कट कर दिया, चीजें टूट गई, तो वो क्या हो गया, कैटाबॉलिस। ये ट्रिक हो गई हमारी याद करने की, एना एट कैटा कट, सबको याद रहेगी। देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा था, क्या हो रहा था, बॉन्ड्स टूट रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड्स टूट गए, और जो एनाबॉलिस में उसमें बिल्डिंग अप हुआ था, ठीक है। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन मैंने कैसे बोला, जैसे कि मैंने बोला फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है हमारा, कि बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमारे पास, ठीक है, तो हमने इस प्रोसेस को फास्ट किया। जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी 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 फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस है वो क्वाइट सीरीज ऑफ रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, एंजाइम्स से क्या होती है, ये एंजाइम इनको फास्ट कर देते हैं। हम एंजाइम के बारे में डिटेल में आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मेरा कोई क्वेश्चन है, यू हैव रेज योर हैंड, या आगे बढ़े हम लोग? क्लियर है सबको? तो क्लियर है, ओके प्राची, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो देखो अब मेटाबॉलिक पाथवे हमने पढ़े थे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, मतलब एक पाथवे फॉलो कर रहे हैं, उसी को हमने क्या बोला है, मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है ये मतलब कुछ ना कुछ इसका फंक्शनिंग होगी, तभी तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में हो रहा है। अगर ये हो गया ही नहीं तो मतलब हमारे पास कुछ इसका फंक्शन नहीं होगा, तो ये हो गया ही नहीं। तो ये हमारी बॉडी में सेलुलर एक्टिविटीज जैसे क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया। सेल डिवीजन जो हमारा होता है एक प्रोसेस होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और वो भी एक क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो देखो हमारे सेल की जो भी एक्टिविटी है उसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी, और मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमको क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है। अब जैसे बात करें हम न्यूट्रिशन, ठीक है, डाइजेशन, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे रेस्पिरेशन, ये सब बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो इस सारी केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है हमारे पास, उसके लिए हमको एनर्जी, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है वो हमको कहाँ से मिलेगी, मेटाबॉलिक पाथवे से, ओके। अब जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये सब चीजें जो है हमारे, वो क्या हो रही है, बॉडी में सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो ये सब हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन का क्या हुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंस हुआ कि ये हमारी बॉडी पर क्यों है, ठीक है। ये हमने देख लिया मेटाबॉलिस के बारे में। अब मेटाबॉलिस की हम बात करें लिविंग स्टेट की, आप अभी लिविंग हो, यस और नो एवरीवन, हम लोग लिविंग है, हाँ या नहीं? तो हमारा जो लिविंग स्टेट है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिविंग स्टेट होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इक्विलिब्रियम वर्ड का ये मीनिंग होता है कि बैलेंस, जैसे आपने दो इक्वल वेट्स लिए, उसको एक रोप से टाई कर दिया, और जब आप उसको सेंटर से हैंग करोगे तो वो जो पोजीशन होगी दोनों के बीच में, ठीक है,
दोनों के बीच में पोजीशन होगी स्टेबल होगी, या तो मतलब दोनों क्या है सेम पोजीशन एक्वायर होंगे, अगर एक यहाँ है तो दूसरा भी यहाँ होगा, तो उनका वेट क्या इक्वल, तो ये हमारा वो इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ आप ये देखो हमारा सेल है, सेल का ये आउटर वाला जोन है और ये वाला कौन सा जोन है, इनर वाला जोन है। ओके, अब सेल में कुछ मॉलिक्यूल्स कम कंसेंट्रेशन में होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ज्यादा कंसेंट्रेशन में होते हैं। सपोज ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम है, पर जब सेल के बाहर की बात करूं तो ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा है। सिमिलरली मेरे पास कोई और मॉलिक्यूल है, वो जो दूसरा मेरे पास मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर क्या है ज्यादा है, बट सेल के बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जब भी हमारे पास फ्लो होता है, फ्लो कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीजें आती है। ठीक है, हमने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन बहुत सारे वर्ड सुने, तो उसमें क्या होते हैं, जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होती है तो उसी साइड फ्लो होता है ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। तो देखो जब ऐसा होगा तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बाहर जाएगी, तो एक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चीजें हमेशा क्या होती है, इम्बैलेंस बना देती है। अब एक एग्जांपल लो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कम होता है और हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। इसी वजह से हम उसको हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन भेजते हैं और एक्सहेल हो जाता है। सिमिलरली ऑक्सीजन अपोजिट होता है। अब उसके बाद हम बात करें कि जब हमारा इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया, तो जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर भी मतलब बराबर हो गए और बाहर भी बराबर हो गए, तो फ्लो बंद हो जाएगा क्या, हाँ या नहीं, फ्लो बंद हो जाएगा ना। अब फ्लो बंद हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करता है। अब अगर वो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है तो हमारी बॉडी में एज ए पॉइजन एक्ट करने लग जाएगा, और जैसे ही वो पॉइजन हो गया तो वो हमारी बॉडी को क्या किस तरफ ले जाएगा, डेथ कर देगा हमारी बॉडी को। तो मैं बोल सकती हूँ इक्विलिब्रियम लीड्स टू डेथ, यस और नो। ये पॉइंट में किसी को कुछ कंफ्यूजन है, हाँ या नहीं, इक्विलिब्रियम डेथ की ओर ले जाएगा, नो डाउट ना। तो इसीलिए हम लिविंग स्टेट को क्या बोलते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। लिविंग स्टेट कैसा होता है, नॉन इक्विलिब्रियम। ये वाला जो फर्स्ट आपका लाइन है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि लिविंग स्टेट कैसा होता है हमारा, नॉन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब बॉडी क्या करती है, कांस्टेंट एफर्ट्स करते रहते हैं कि इक्विलिब्रियम कभी अचीव ना हो। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो वो क्या करेगा, डेथ करवा देगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मार ही देगा। शिवान देखो इक्विलिब्रियम हमको क्या ले जाएगी, डेथ की। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल की बात करी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन अंदर भी बाहर और अंदर और बाहर इन्वायरमेंट में भी क्या हो गया, सेम कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी, टॉक्सिक इफेक्ट को क्रिएट करेगी, और टॉक्सिक होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, पॉइजन बन जाएगा, और पॉइजन क्या कर देगा, हमको डेथ कर देगा। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डेथ के टूवर्ड्स ले जाता है। रजित अभी मेरी क्लास डिफाइंड नहीं है, बैच सेग्रीगेशन के वी विल फाइनली मीट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ने क्या कर दिया, डेथ की ओर ले गया। इसलिए हमको तो लिविंग रहना है ना, तो लिविंग रहने के लिए हमारा स्टेट क्या होना चाहिए, नॉन इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ सबको, यस और नो, किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो मैम जब किसी की डेथ हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, तब मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता है मेरा। जब डेड हो जाएंगे हमारी बॉडी में तो कोई रिएक्शन होता है क्या, देखो हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देगा, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, सारी चीजें शट डाउन। जैसे आप कंप्यूटर को लैपटॉप को ले लो, जब आप शट डाउन कर दोगे उसमें तो कोई भी चीज नहीं हो रही, ना सीपीयू उसका चल रहा होगा, ना हम माउस एक्टिवेट करेंगे तो वो चलेगा, वो डेड कंडीशन हो गई है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि हमारी बॉडी में जो भी चीजें होती है ना उनको कॉन्सेंट्रेशन मिसमैच होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर पार्ट में, ठीक है। ओके बेटा, हमारी बॉडी में कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जैसे रेस्पिरेशन की बात करो तो रेस्पिरेशन पे हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, फिर हीमोग्लोबिन ने इसको बाइंड करा और सेल्स को डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो ये एक टाइप का बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया। सिमिलरली एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे हमारे टाइप ऑफ क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में।
तो अगर मैं एंजाइम की बात करूं कि टेल अबाउट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं लिखी, इक्विलिब्रियम कंडीशन किसकी, बॉडी की। हमारे सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, कुछ कुछ रीजन में स्पेसिफिक होते हैं, जैसे किडनी में नेफ्रॉन्स हो जाएगा, न्यूरॉन्स में नर्वस सिस्टम वाला हो जाएगा। तो हमारे ब्रेन में मेनली क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बना हुआ होता है वो किससे बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, देखिए सो हम बात कर रहे थे किसकी, लिविंग स्टेट वाले की। तो जो लिविंग स्टेट होता है वो हमारा नॉन इक्विलिब्रियम में होता है, ताकि बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली वर्क करती रहे। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गई तो एक बैलेंस बन जाएगा और चीजें क्या होगी, ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, ट्रांसफर नहीं होगी, जब चीजें ट्रांसफर नहीं हो रही तो एक स्टेडी स्टेट मतलब एक बैलेंस वाली कंडीशन आ गई है, उसके बाद आगे कुछ नहीं हो रहा है तो रिएक्शन रुक जाएगी और क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वर्ड सबने सुना हुआ है केमिस्ट्री में, हाँ या ना, कैटलिस्ट, हाँ या ना, ओके निक्की, कैटलिस्ट सुना है। ये क्या करता है, कोई भी अगर रिएक्शन होती है, सपोज इस प्रोडक्ट से मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, तो इस एरो के ऊपर कोई कभी कभी Mg2+ लिखा होता है, ये कैल्शियम या कुछ मैंगनीज या कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे एलिमेंट्स है, जो मतलब एरो के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है, कैटलिस्ट। ये क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देगा। मतलब अगर इस सबस्ट्रेट से इस प्रोडक्ट बनने में कुछ टाइम लग रहा है, तो जब कैटलिस्ट आ जाएगा तो उस टाइम को रिड्यूस कर देगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट क्यों बोला है, बायो का मीनिंग क्या होता है, लिविंग। ठीक है, अब कैटलिस्ट मतलब अभी हम पढ़ चुके हैं क्या, जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग किससे करी, हमने हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग किससे हुई थी, ऑक्सीजन से हुई थी। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको मुझे फास्ट करना है, तो मुझे जिसकी जरूरत पड़ेगी दैट इज एन एंजाइम। ठीक है, जैसे कि हम बात करें किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या बनते हैं हमारे पास, अमीनो एसिड्स। अब ये रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक, सपोज मैं बोल दूं कि 10 मिनट में हो रहा है, अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, एंजाइम डाल दिया। एंजाइम डालने से क्या हुआ, ये जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, हमारा रिएक्शन 10 मिनट की जगह 10 सेकेंड में हो गया। तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया, यस और नो, रिएक्शन फास्ट हुआ या नहीं, 10 मिनट वाला काम 10 सेकंड में हो गया है ना। तो 10 मिनट वाला 10 सेकंड में काम किसने करा था, एंजाइम में। तो अगर एंजाइम के फंक्शन की बात करूं तो एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा है, एक रिएक्शन को होने में जितना टाइम लग रहा था उस टाइम को क्या, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन मतलब सॉरी फंक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, मतलब जो रिएक्शन है वो फटाफट हो जाए। जैसे प्रोटीन को मुझे तोड़ना है तो वो जल्दी से हो जाए, और ये काम कौन करेगा, एंजाइम। एंजाइम्स की बात करें तो सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसलिए हमारे पास एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। बट यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा, एक्सेप्शन है हमारा एक्सेप्ट राइबोजाइम। क्या है एक्सेप्शन यहाँ पर, राइबोजाइम। राइबोजाइम जो होता है वो एक टाइप क्या क्या होते हैं, RNA होता है। ठीक है, प्रोटीन भी जल्दी बनाता है, हाँ प्रोटीन बनाने के लिए भी हमारे पास सब चीजें बनती है। कौन कौन सी, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट बनती भी और टूटती भी, मतलब एनाबॉलिक भी होता है और कैटाबॉलिक भी होता है, दोनों होते हैं। तो जब प्रोटीन को हमको बनाना है तो हमारे पास एक एंजाइम होता है जिससे ये रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। ठीक है, तो जब मैं एक्सेप्शन की बात करी थी तो राइबोजाइम क्या होता है, एक RNA होता है। ठीक है, और सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यस रजत, वो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स में कि कौन कौन से एंजाइम है, जैसे टेम्परेचर, पीएच, वो किस तरीके से हमारे एंजाइम को अफेक्ट करेंगे, मतलब उसका काम नहीं करने देंगे। एंजाइम का एग्जांपल हम एक ऐसे समझते हैं, जैसे आपको एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाना है। ठीक है, एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस जाना है, मैं आपको बोल दूं कि पैदल जाना है आपको, तो आपको कुछ 10 मिनट अराउंड लगे उस डिस्टेंस पे जाने में। अब मैंने यहाँ पे आपको एक बाइक दे दी, ठीक है, तो
बाइक से क्या करोगे आप, वो जो 10 मिनट वाला डिस्टेंस है 2 या 3 मिनट में कवर कर लोगे, यस और नो, हाँ या ना, प्लीज बताओ, है ना। तो क्या हो गया, तो बाइक जो हमारे पास है वो यहाँ पे क्या है, एक एंजाइम है, क्योंकि उसने हमारा जो काम था वो क्या कर दिया, जल्दी कर दिया, आसान कर दिया, ठीक है। सो एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे कैटलिस्ट होते हैं, हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होती है उनको फास्ट करते हैं। एंजाइम का जो एंड नेम होता है वो क्या होता है, ASE। देखो अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लाइपेज, लाइपेज एक एंजाइम है, उसके अलावा कौन सा, लाइगेज, ठीक है। लाइगेज के अलावा और कौन सा हो गया हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक प्रोटीन वाला जो लिखा है उसको कौन करता है, एंजाइम प्रोटीएज। तो देखो सबके एंड नेम में ACAC आ रहा है, तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, ये करेक्ट क्वेश्चन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ठीक है। मुस्कान और किसी को वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, एनीवन, ओके ओके, प्लीज रिजॉइन कर लीजिए मुस्कान, सॉरी कुसुम, ठीक है। तो हमारे जो एंड नेम है एंजाइम का वो क्या होगा, ASE। अगर कोई भी एंजाइम अगर उसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं, ASC। तो अभी मैंने क्या बोला था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, दैट मीन्स वो क्या, लिविंग बींग्स के अंदर जो हमारी रिएक्शंस हो रही है उसको क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, रिएक्शन को एक्सिलरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबस्ट्रेट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अमीनो एसिड्स है, ठीक है। अब मुझे इस अमीनो एसिड्स को जोड़ना है और जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। तो यहाँ पे जो रिएक्ट करने वाला है, जो रिएक्टेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है। और जो हमारे पास फाइनल एट द एंड आता है, जैसे यहाँ पे अमीनो एसिड्स को जोड़ के क्या आया, प्रोटीन आया, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आया, यस और नो, पूजा, खुशबू, मुस्कान, ओके खुशी, थैंक यू, ठीक है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया जिसपे हमारा एंजाइम एक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास एंजाइम है, ठीक है। और प्रोडक्ट जो उनको फाइनली मिल रहा है, ओके निकी। अब साइंटिस्ट आए थे कुहने, जिसने ये वर्ड एंजाइम दिया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर आएगा कि एंजाइम टर्म वाज कॉइन्ड बाय विच साइंटिस्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा, कुहने। अब जो एंजाइम होते हैं वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी और इंक्रीज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, किसकी, ऑफ रिएक्शन। अब पहले हम इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, ओके। सो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, देखो आपको पैदल चलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चलेगी, क्या रिपीट करना है मेरा, एक्टिवेशन एनर्जी वाला मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बारे में बताया था, जो हमारा रिएक्टेंट होगा, जो रिएक्ट करने वाला, जैसे इस केस में क्या हो गया, अमीनो एसिड रिएक्ट करने वाली है, तो ये हमारे हो गए सबस्ट्रेट। और जो हमको फाइनली एंड में क्या मिल रहा है, प्रोटीन, प्रोटीन क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। हम लास्ट वाला पॉइंट समझ रहे हैं, उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो जब आप पैदल मैंने चलने को आप एक डिस्टेंस कवर करने को बोला था, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो ऐसे ही जब मिनिमम एनर्जी हमको चाहिए सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, वही हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, हाँ या ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, समझ में आया। जब मुझे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को मैं क्या बोलती हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एंजाइम होता है, एंजाइम क्या कर देता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। अब मुझे एनर्जी अगर कम लगी, जैसे मैंने बाइक दी थी तो बाइक से हमारी एनर्जी कम लगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो गई। और जो हमारा रिएक्शन का रेट था, रेट क्या होगा, इंक्रीज हो गया, मतलब हमारा टाइम कम लगा उस जगह पर पहुंचने के लिए। यही हमारा किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या लिखा है कि क्या कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देंगे और इंक्रीज क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, खुशी,
पूजा, ओके 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 ग्रेट। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ एंजाइम की। अब बोले कि ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के फीचर्स क्या होते हैं? 2 लोअर लिम्स होते हैं, 2 अपर लिम्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर आपको ये सब चीजें किसी में दिख रही है तो हम उसको क्या ऐसे क्लासिफाई कर देंगे कि ये वाला जो हमारा लिविंग बंग है दैट इज एन ह्यूमन बीइंग। तो अब जब एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम का कुछ ना कुछ फीचर होगा, है ना? तो एंजाइम की बात करें हम, तो देखो ये हमारा एक एंजाइम हो गया है और ये क्या होगा? सबस्ट्रेट जो यहाँ पे रिएक्ट करने वाला है। तो जब एंजाइम में, ऐसा नहीं कि सबस्ट्रेट उससे कहीं भी अटैच हो जाएगा और क्या कर देगा, हमको प्रोडक्ट बना देगा। एंजाइम के क्या पास एक स्पेसिफिक साइड होती है, जैसे पेन और एक कैप लो, तो पेन के पास एक स्पेसिफिक साइड होता है जिसमें वो ढक्कन में फिट हो पाए, कैप में, ठीक है? तो जो वो स्पेसिफिक साइड है दैट इज व्हाट? एक्टिव साइट। उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या साइट होगी? जहां पर क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है। एंजाइम का एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड कर पाए और क्या बन पाए? प्रोडक्ट। उसी को हमने क्या बोला है? एक्टिव साइट। इज दिस क्लियर एवरीवन? सारे एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है? हमारा सबस्ट्रेट ज्वाइन होगा, बाइंड होगा, ठीक है। अब इसने क्या करा था? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया था और एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? हमारे एंजाइम्स होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था किसका? प्रोटीएज का। तो प्रोटीएज का काम क्या होता है कि वो सिर्फ प्रोटीन को ही क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास क्या हो गया है, ये फिक्स हो जाएगी, क्या फिक्स हो जाएगी? एक्टिव साइट। साफिया प्लीज बताओ। ओके, साफिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक कैसे होगी? जैसे मैंने प्रोटीन की बात करी, हाँ, प्रोटीन क्या हो गया? हमारा सबस्ट्रेट हो गया। और प्रोटीएस क्या हो गया? हमारा एंजाइम हो गया। तो जो एंजाइम है प्रोटीएस, वो किस पे करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बैक करेगा। आप उसकी जगह उसको बोल दो कि आप कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीएस क्या कर दो, यहाँ पर डाइजेशन कर दो, मतलब उसका ब्रेक डाउन कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। एंजाइम स्पेसिफिक होता है। अगर प्रोटीन का हमको रिएक्शन अमीनो एसिड में तोड़ना है तो हमको प्रोटीएस ही चाहिए। आप उसकी जगह कोई भी एंजाइम लोगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसका हर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। और कैटलिस्ट क्या होता है? जैसे कि मैग्नीशियम की मैंने वहां बात करी, तो मैग्नीशियम क्या है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है? कैटेलाइज कर देता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट नॉन स्पेसिफिक होता है और एंजाइम क्या होता है? मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स व्हाट? सबस्ट्रेट, ठीक है। एंजाइम का साइज जो होता है वो क्वाइट लार्जर होता है और सबस्ट्रेट का साइज क्या होता है? छोटा सा होता है, ठीक है। फिर हमने इसके नाम कैसे करे थे? ASE लगाया था, लाइपेस, लाइगेस, ठीक है। ओके ओके। सो अब हम नेक्स्ट बात करें कि हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि एंजाइम होते हैं ओलिगोडायनेमिक। ओलिगोडायनेमिक का मतलब क्या होता है? ओलिगोडायनेमिक मैगी सबने बनाई है, यस और नो? ठीक है। तो मैगी में हम जो मैगी लेते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है एज कम्पेयर टू व्हाट? मसाला, ठीक है। तो मसाला हम थोड़ा सा डालते हैं फिर भी वो हमारा मैगी बन जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, यस और नो? है ना? तो सिमिलरली हमारा एंजाइम भी क्या होता है? मसाला होता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो मैगी होता है। जैसे मैंने बोलूं कि मेरे को 10 किलो प्रोटीन है और उसको क्या करना है? हमको ब्रेक डाउन करना है। तो मैं अगर 10 प्रोटीन्स भी ले लिए तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 10 किलो हमारे पास क्या है? प्रोटीन है, तो मुझे 10 किलो प्रोटीन्स की ही रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। यस और नो? ओके। ओलिगोडायनेमिक वर्ड का यही मीनिंग है कि जो एंजाइम की क्वांटिटी लगती है वो हमको काफी कम लगती है एज कंपेयर टू व्हाट? सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में। इज दिस क्लियर? सारे फीचर्स क्लियर हो गए कि एंजाइम कैसे होते हैं, यस और नो? ओके। सो अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन हमारी एनर्जी क्या थी? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी किसके लिए थी? आप बताओ प्लीज, कोई भी। मिनिमम एनर्जी किस लिए थी? किसकी मिनिमम एनर्जी? क्या बनाने के लिए?
क्या बनाने के लिए मिनिमम एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? प्रोटीन नहीं, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी। इज दिस क्लियर? अब हम बात करेंगे, ये एंजाइम आ जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कैसे होती है? देखो इस ग्राफ में आपको जो फर्स्ट वाला दिख रहा है, इसमें यहाँ पे जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी वो काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या एंजाइम नहीं था। ठीक है, एंजाइम नहीं था, पर जैसे ही यहाँ पर एंजाइम आ गया, एंजाइम आने से ये क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो गई। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। तो ये किसने करा? एंजाइम ने करा। यस और नो? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, और जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया, जल्दी हो गया, फटाफट हो गया। देखो एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास काफी कम एनर्जी हमको लगी, और जब एंजाइम नहीं था तो हमको काफी ज्यादा एनर्जी लगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन की प्रोग्रेस है, मतलब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो हमारी एनर्जी थी, दैट इज व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी, और एंजाइम ने आके उस एनर्जी को कम कर दिया। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अब हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में। कुछ साइंटिस्ट आए थे, उनने इसके बारे में क्या कुछ थ्योरीज दी थी। अब उस थ्योरीज को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमिल फिशर आए थे, उनने क्या दिया था, लॉक और की। लॉक और की सबने देखा हुआ है, यस और नो? हाँ या नहीं? तो देखो जो हमारा लॉक होता है उसको हम, फिशर ने क्या बोला था कि एंजाइम लॉक के जैसे होता है, और जो सबस्ट्रेट होता है की, हर लॉक की जो की होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक की होती है। अगर आप उसको, उस लॉक को किसी और की से खोलोगे तो वो नहीं खुलेगा। राइट और रॉन्ग? स्पेसिफिक की से खोलेंगे तो वो नहीं खुलेगा, है ना? कि खुल जाएगा? कोई तो रिस्पॉन्ड करो। लॉक के लिए हमारे पास स्पेसिफिक की होती है, अगर कोई और की ली तो वो नहीं खुलेगा। तो सिमिलरली क्या होता है, हमारा जो एंजाइम होता है वो मैंने क्या बोला था, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। तो जो हमारा की होता है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, मतलब वो क्या स्पेसिफिक। जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे की क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, और जो हमारा लॉक है वो क्या हो गया, प्रोटीएस एंजाइम हो गया। तो प्रोटीएस के लिए हमेशा हमको प्रोटीन ही चाहिएगा। तो इस साइंटिस्ट ने यही बोला था कि हमारा जो एंजाइम है, इट वर्क्स लाइक एन लॉक, और जो सबस्ट्रेट है वो एक की जैसे वर्क करता है। जब लॉक और की फिट हो जाते हैं एक दूसरे में तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और उसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट आया, इसकी एक्टिव साइड ये वाली थी, यहाँ पर बाइंड हो गया, बाइंड होके क्या बना लिया है की। ठीक है, ये थ्योरी क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट थ्योरी की। तो इस थ्योरी में क्या बोला था कि जो हमारे एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट इस साइंटिस्ट ने क्या बताई थी कि रिजिड होती है, आप उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर उसका साइज कुछ ऐसा है, सपोज कुछ ऐसा है एक्टिव साइट, एक्टिव उसका साइट का साइज, तो वो इसी शेप में रहेगी। आप उसको बोलो कि इस शेप में हो जाए तो नहीं होगी। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट कैसे था, बट जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, दैट इज पॉजलिन, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्या एक्टिव साइट थी हमारी, वो रिजिड नहीं थी, क्या होती थी, फ्लेक्सिबल होती थी। समझ आया रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब? मतलब वो अपना चेंज, जैसे क्ले है, क्ले क्या कर सकती है, क्ले में अगर आप किसी भी शेप में उसको मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही जो एंजाइम की साइड है वो इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या थी, फ्लेक्सिबल थी। जैसे कि यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट का शेप कुछ ऐसा है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में है, और जो एंजाइम है हमारा वो थोड़ा सा आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, सर्कुलर टाइप में, इसका सेमी सर्कल दिख रहा है। तो यहाँ पे तो हमारा ये एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग है ही नहीं, पर यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पे प्रोटीन ही आया। ठीक है, और एंजाइम कौन सा है, प्रोटीएस ही है। तो मैंने क्या बोला था कि प्रोटीएस हमेशा प्रोटीन पे एक्ट करेगा, बट इनका शेप अलग अलग है। ठीक है, तो एंजाइम ने क्या करा, अपने शेप को चेंज कर लिया। चेंज कर लिया मतलब ये स्क्वायर वाला शेप इसने खुद ने बना लिया, ताकि क्या हो जाए कि सबस्ट्रेट इस पे बाइंड कर सके। ठीक है, यस और नो?
तो सबस्ट्रेट इसके अकॉर्डिंग क्या, इसने एंजाइम ने क्या कर लिया, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी, मतलब के जैसे जैसे हमने मोल्ड किया, एंजाइम ने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर लिया। पर यहाँ पे हमारे सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक ही होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन होगा तो ही प्रोटीज काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट को किसी भी शेप में भेज दो तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वापस ये एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या हो गया, रिलीज कर दिया एंजाइम ने, और क्या बना दिए, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना दिए। तो ये थ्योरी किसने दी थी, कॉजलैंड ने। और जो हमारी फर्स्ट थ्योरी लोकेन की वाली किसने दी थी, फिशर ने, ठीक है, क्लियर। ओके, अब बात करेंगे कि एंजाइम एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। मतलब मैंने बोला कि एंजाइम आया, सबस्ट्रेट बनाया, तो देयर इज अ पर्टिकुलर पाथवे जो क्या होता है, फॉलो करता है एंजाइम। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब क्या हो गया, दो चीजें जुड़ गई है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो बाइंडिंग में क्या है, ये मेरे पास क्या था, एंजाइम था, ठीक है, और ये क्या यहाँ था, सबस्ट्रेट था। अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके क्या हो गए, बाइंड हो गए। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये वाला 1+1 ये क्या बन गया, हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे बाइंड हो गए दोनों, मतलब प्रोटीन और प्रोटीज को अज्यूम करो यहाँ पर कि प्रोटीज ये एंजाइम है, उसने प्रोटीन को जोड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईपी में, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पर एंजाइम था, और यहाँ पर इसने क्या बनाया, ये सबस्ट्रेट इसके पास जुड़ा था, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना दिए इसने, तो ये अभी भी जुड़े हुए। तो ये कौन सा हो गया, ईपी कॉम्प्लेक्स। ईपी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, एंजाइम प्लस किसका कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर रिएक्शन हो गई, क्योंकि फाइनली तो हमको प्रोडक्ट ही चाहिए ना सबस्ट्रेट से, राइट और रॉन्ग। निक्की, मुस्कान, इन द एंड हमको क्या चाहिए, ईपी वाला क्या होता है, ईपी का मतलब होता है एंजाइम और प्रोडक्ट। जब रिएक्शन होगा तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स बना था, यहाँ एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड किया था, इसने रिएक्शन कर दिया, और रिएक्शन करने के बाद उसने प्रोडक्ट फॉर्म में बदल दिए। बट ये दोनों अभी क्या है, अटैच्ड ही है, अलग अलग सेपरेट नहीं हुए, ठीक है। तो ये जो ईपी कॉम्प्लेक्स बना था वो लास्ट में प्रोडक्ट को उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो रिलीज वाला लास्ट स्टेप हो गया। तो तीनों स्टेप क्लियर हो गई है, बाइंडिंग वाला, रिएक्ट वाला और रिलीज वाला, यस और नो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंजाइम कैसे वर्क करता है, सबसे पहले एंजाइम आया, नॉट क्लियर, थर्ड स्टेप। देखो यहाँ पे ये क्या बना था, ईपी कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो चुका था, बट जो प्रोडक्ट और एंजाइम वो क्या थे, दोनों अटैच थे। रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट से हमको इन द एंड प्रोडक्ट चाहिए होता है, और एंजाइम अपना काम करके चले जाता है ना। तो इसी में क्या हुआ कि थर्ड स्टेप में जो ईपी कॉम्प्लेक्स बना था, एंजाइम खुद अलग हो गया, प्रोडक्ट को अलग कर दिया, मतलब यहाँ पे ई और पी क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रिलीज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है, अब समझ में आ गया निक्की तीनों स्टेप्स, ओके खुशी, ओके नीता। तो ये हो गया हमारा एंजाइम एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। अब इस वाले फिगर से हमको थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो पहले एंजाइम आया और प्रोडक्ट आया, तो ये क्या हो गया, हमारा एंजाइम हो गया, ठीक है। इस एंजाइम पे ये जो है एक्टिव साइड से, यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है वो ज्वाइन हो गया, फिर एक उसने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसी को हमने क्या बोला था, ईएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ईएस बना, ईएस बनने के बाद रिएक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को होने से यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो हमारा कौन सा वाला स्टेप आया, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। एक ही एंजाइम होता है ना बॉडी में, नहीं कुसुम, वी आर हैविंग सेवरल एंजाइम्स इन आवर बॉडी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन है, और हर बायोकेमिकल रिएक्शन के हमारे पास एक पर्टिकुलर एंजाइम है। तो हमारे पास काफी सारे एंजाइम्स है बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। तो ये फर्स्ट वाला स्टेप क्या हुआ हमारा, बाइंडिंग। बाइंडिंग होने के बाद क्या हुआ, रिएक्शन, रिएक्ट करा,
और रिएक्ट होने के बाद फाइनली क्या हो गया, रिलीज। ठीक है, क्लियर। ये देखो, ये जो प्रोडक्ट हमारे बने थे वो एंजाइम से सेपरेट हो गए, और इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम फिनिश नहीं होती है बॉडी में, नहीं एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन फिर से बन सकता है, अमीनो एसिड जोड़ के हम प्रोटीन बना सकते हैं निक्की, यस और नो, है ना। तो सिमिलरली एंजाइम खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि और वैसे भी एंजाइम्स हमको काफी कम क्वांटिटी में रिक्वायर होती है। लार्ज नंबर ऑफ मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना है तो हमारे पास बहुत फ्यू या ऑलिगोडाइमनिक जो वर्ड सुना था उससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हमारे पास आते हैं कुछ फैक्टर्स, एंजाइम की एक्टिविटी को भी कुछ ना कुछ अफेक्ट करता है। तो अफेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें होती है, एक होता है पीएच, एक होता है टेम्परेचर, और लास्टली होता है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। तीन फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे, मतलब अफेक्ट कर देंगे। आप कुछ काम कर रहे हो और उसमें आपको, जैसे आप स्टडी कर रहे हो और साथ में क्या फोन चला रहे हो, तो फोन चलाने से आपकी स्टडी अफेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही जो हमारा एंजाइम है उसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, वो अपना काम इफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। तो तीन फैक्टर से जो हमारे जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करेंगे। पहले बात करते हैं पीएच की। तो पीएच क्या होता है, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, अमृता, निक्की, 1 to 14 होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पीएच स्केल है। ठीक है, तो जो हमारा एंजाइम होता है, अगर पीएच क्या हो जाए, 9 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, अगर पीएच ज्यादा बढ़ गया। हर जो एक एंजाइम होता है उस एंजाइम को क्या हो चाहिए, एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए अपने वर्क करने के लिए। अगर पीएच ज्यादा हो गया या कम हो गया तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। ओके, क्लियर। तो पीएच ने कैसे अफेक्ट करा, समझ में आया। हर एंजाइम का एक अपने स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होता है, अगर वो पीएच बदल जाएगा तो उसका काम क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, इफिशिएंटली अपना काम नहीं कर पाएगा। अब टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड हो जाए तो जो हमारे एंजाइम्स है वो क्या हो जाते हैं, अपना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स अपने एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। बट कुछ सर्टेन थर्मोफिलिक हमारे एंजाइम होते हैं। थर्मोफिलिक एंजाइम्स, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया पढ़ा था सबने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया सबने पढ़ा था, है ना। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर इस पे भी क्या हो जाता है, सरवाइव कर जाता है और अपनी एक्टिविटी कर देता है। ठीक है, तो जो एंजाइम्स हमारे हैं वो यूजुअली तो अगर 30 से ज्यादा, अगर 30 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनका जो क्या है वो काम नहीं कर पाएंगे, वो वहां खत्म हो जाएंगे। बट कुछ एक्सेप्शन जैसे कि थर्मोफिलिक एंजाइम से वो क्या हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर देंगे और काम हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच के साथ साथ हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। दोनों चीजें क्लियर हुई। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। तो देखो हमारे पास काफी लार्ज अमाउंट के, सपोज मेरे पास बहुत सारे एंजाइम्स है, ठीक है, और बहुत सारे क्या हो गए, सबस्ट्रेट भी हो गए। तो मैंने अगर कम सबस्ट्रेट डाला तो जैसे यहाँ पे मेरे पास कितने हो गए, ये 5 एंजाइम्स है और मेरे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके, सबस्ट्रेट के हो गए। जब मैंने 2 मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया तो अभी भी मेरे पास 3 एंजाइम फ्री है। तो अगर मैं और सबस्ट्रेट ऐड करती हूँ तो मेरा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि मोर नंबर ऑफ एंजाइम्स क्या पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में। ओके, क्लियर। बट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में एक और चीज आती है। अब यहाँ पर मेरे पास 5 ही एंजाइम थे, अब 5 के बाद मैंने और नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा दिया तो मेरे पास एंजाइम्स की एक्टिव साइट तो सबकी फुल है। ठीक है, अब सारी एक्टिव साइट अगर फुल हो गई है तो उसके बाद ये बाकी जो बचा सबस्ट्रेट है उसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा।
हाँ या नहीं? अगर सारे यूटिलाइज हो गए तो बचा हुआ सबस्ट्रेट नहीं कर पाएगा। तो जब एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ तक तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, रेट बढ़ रहा था एंजाइम के साथ साथ, बट यहाँ पर मेरे एंजाइम क्या हो गए, खत्म हो गए, और जो रिएक्शन का रेट हो गया वो कांस्टेंट हो गया, अब इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो एक पॉइंट आता है जब आप कॉन्सेंट्रेशन किसका, सबस्ट्रेट का बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे, तो हमारे पास जितने भी एंजाइम्स है वो क्या हो गए, खत्म हो गए, अब वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक फिक्स हो जाएगा। फर्दर मतलब सबस्ट्रेट इंक्रीज करने के बाद सारे एंजाइम्स, अगर सारी एक्टिव साइट्स फुल हो गई है, ठीक है, तो सारी एक्टिव साइट फुल होने के बाद, ठीक है, सारी एक्टिव साइट फुल हो जाएगी, तो हमारे पास जो बचा हुआ सबस्ट्रेट है वो हमेशा अभी पड़ा ही रहा होगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम को फ्री होना पड़ेगा। तो जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन में हमारा एक तीन फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, टेम्परेचर, देखो ये टेम्परेचर वाला पीक वैल्यू था कि अगर इस पॉइंट के बाद अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसके बाद क्या होगा, मेरा रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होगा, एंजाइम क्या हो गया, खत्म होने लग गया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला फिगर आया पीएच, एक ऑप्टिमम पीएच तक तो ये काम कर रहा था, आप फर्दर पीएच को इंक्रीज करते जाओगे तो जो हमारी एंजाइम है वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, दो बेसिक एंजाइम की, कि उनको ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर चाहिए ही काम करने के लिए। अगर ये दोनों उनको चीजें सही अमाउंट में नहीं मिली तो दे वुड नॉट रिएक्ट और हमारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, कोई कंफ्यूजन है, एनीवन, कोई कंफ्यूजन है? सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके ओके, थैंक यू। ओलिगोडायनेमिक का मतलब ये होता है कि हमारा जो एंजाइम होता है, एंजाइम हमको कम क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, फ्यू चाहिए, पर सबस्ट्रेट अगर लार्ज अमाउंट भी हो गया, अगर लार्ज भी है तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा। इसी का मतलब क्या होता है, ओलिगोडायनेमिक। ठीक है प्राची, मतलब बहुत सारे सबस्ट्रेट के लिए मुझे बहुत छोटा सा एंजाइम, कम अमाउंट ऑफ एंजाइम चाहिए। ओके, गुड नाइट अमृता, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।